शुंग-कांव सातवाहन राजवंश एक अद्भुत ऐतिहासिक कहानी। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक महान साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। लेकिन जैसे हर सुबह के बाद शाम आती है, वैसे ही इस साम्राज्य का भी अंत हुआ। सम्राट अशोक के बाद मौर्य शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। दरबार में साजिशें बढ़ने लगीं, सेना में असंतोष पनपने लगा और जनता थक चुकी थी। ऐसे ही समय में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वह एक साहसी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ही सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, शुंगों का युग। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण सेनापति थे, लेकिन उनमें युद्ध कौशल किसी क्षत्रिय से कम नहीं था। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया, यवनों और यूनानियों के आक्रमणों को रोका और भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। उनके शासनकाल में वैदिक धर्म का पुनर्जागरण हुआ, यज्ञ और वेदों की परंपरा फिर से जीवित हुई। पाटलिपुत्र की गलियों में वेदों की ध्वनि गूंजने लगी और जनता को लगा कि भारत फिर से अपनी पुरानी महिमा की ओर लौट रहा है। पुष्यमित्र के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शुंग राजा बना। उसके शासनकाल में भी राज्य की समृद्धि बनी रही। अग्निमित्र की प्रेम कहानी और उसके पराक्रम की कथा बाद में महान कवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में अमर कर दी। लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। शुंग वंश धीरे धीरे वैभव में डूब गया। अंतिम शुंग राजा देवभूति विलासिता में इतना खो गया कि राजकाज की ओर ध्यान ही नहीं रहा। दरबार में उसका ही मंत्री वासुदेव नाम का एक चतुर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वासुदेव ने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथों में ले ली और एक दिन देवभूति की हत्या कर स्वयं राजा बन बैठा। इस प्रकार शुंग वंश का अंत और काण्व वंश का आरंभ हुआ। वासुदेव काण्व ने शासन संभाला, लेकिन शुंगों की तरह उसकी नींव मजबूत नहीं थी। उसके उत्तराधिकारी शासन चलाते रहे, परंतु साम्राज्य की चमक फीकी पड़ती गई। लगभग 45 वर्षों तक काण्व वंश ने भारत पर राज किया। फिर इतिहास ने एक और करवट ली। दक्षिण दिशा से एक नई शक्ति उभर रही थी, सातवाहन वंश। दक्षिण भारत के प्रदेशों में सिमुक नामक योद्धा ने सातवाहन वंश की नींव रखी। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसके भीतर असाधारण साहस था। उसने धीरे धीरे काण्वों की शक्ति को समाप्त कर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद आए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने तो इतिहास ही बदल दिया। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक सच्चा प्रजाहितैषी राजा भी। उसने शकों, यवनों और नहपानों जैसे आक्रमणकारियों को हराया और दक्षिण से लेकर उत्तर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नासिक की गुफाओं में उसकी माता गौतमी बालश्री ने शिलालेख खुदवाए, जिनमें उनके पुत्र के पराक्रम का वर्णन है। वे पत्थर आज भी मौन होकर उस युग की गवाही देते हैं। सातवाहनों के शासन में भारत में व्यापार, कला, भाषा और धर्म का अद्भुत मेल देखने को मिला। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के बीच संतुलन कायम किया गया। व्यापारिक मार्गों ने भारत को फिर से समृद्ध बना दिया। समुद्रों के पार भारत का नाम फिर से गूंजने लगा। परंतु जैसे हर सूर्योदय का एक सूर्यास्त होता है, वैसे ही सातवाहन वंश भी समय के साथ कमजोर पड़ने लगा। लेकिन इन तीनों वंशों ने भारत को यह सिखाया कि चाहे कितनी भी बार पतन हो, यह भूमि हर बार खुद को नए रूप में खड़ा कर लेती है। यह वही भारत है जो राख से भी कमल की तरह खिल उठता है। और शायद यही इस कहानी का असली अर्थ है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जिस तरह इन वंशों ने हार मानने से इनकार किया, वैसे ही आज भी कोई न कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। कोई अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, कोई अपने परिवार के लिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे, किसी के अंधेरे में रोशनी भर दे। क्योंकि इतिहास यही कहता है, जब कोई किसी की मदद करता है, तब एक नया युग जन्म लेता है।